जय हिंद दोस्तों, चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं, जिसका कि टाइटल है जियोपॉलिटिक्स ऑफ सीरिया एंड प्रॉब्लम्स विथ अलावाइड कम्युनिटी। और ये हमारा सीरिया की जियोपॉलिटिक्स पे पार्ट 2 होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने पूरा डिटेल में समझा था अच्छे से कि किस तरीके से बशर अल असद का जो शासनकाल था वह समाप्त होता है एक लंबे समय के बाद। काफ़ी लंबे समय तक हाफिज अल असद जो उनके फादर थे उन्होंने शासन किया। उसके बाद बशर अल असद ने भी एक लंबे समय तक शासन किया, ऑलमोस्ट 20 साल से भी ज़्यादा। और उसके बाद जाकर के ये जो एक सिविल वॉर की सिचुएशन थी वो कह सकते हैं समाप्त होती है। और जो हयात तहरीर अल शाम जो कि एक विद्रोहियों का एक गुट था, ये लोग सीरिया पे कब्जा करते हैं। तो हम लोगों ने उस वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में इन सभी एस्पेक्ट्स को देखा था। इसमें यूएसए का क्या क्या रोल रहा, इसमें रूस का क्या रोल रहा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रूस ने कहीं ना कहीं जो बशर अल असद था, जो उनकी सत्ता थी, उनको वो सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन चूंकि रूस भी अपने युद्ध में व्यस्त था यूक्रेन के साथ, तो वो उतनी हेल्प उनकी नहीं कर पाया। और बहुत सारे ऐसे रीजंस रहे जिनकी वजह से जो हमारा ये सीरिया का पूरा जो जियोपॉलिटिक्स है, इसका पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया। क्योंकि अगर रूस भी उस तरीके से इन्वॉल्व होता इस पूरे समीकरण में, उस तरीके से वो हेल्प कर पाता, तो हो सकता है सीरियन आर्मी भी डटकर मुकाबला करती और रिजल्ट शायद कुछ और होता। हो सकता है कि जो अभी हम रूस यूक्रेन में एक लंबा युद्ध देख रहे हैं, जो हम इसराइल और फिलिस्तीन वाले रीजन में एक देख रहे हैं, कि अभी कोई प्रॉपर विनर नहीं बन पाया है, संघर्ष जारी है। या हम इसराइल ईरान के बीच में देखते रहते हैं, तो ऑलमोस्ट कुछ वैसा सीन होता कि संघर्ष जारी रहता। कभी किसी का जो है पलड़ा भारी होता, कभी किसी का। लेकिन सीरिया की जो आर्मी है, ऑलमोस्ट 7 डेज और 10 डेज के अंदर सब कुछ खत्म हो गया और आर्मी ने हार स्वीकार कर ली। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि रूस से उस तरीके से प्रॉपर हेल्प का न मिल पाना। और उसके ही दूसरी तरफ उसके अपोजिट में यूएसए ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो ये रेबल्स थी इनको सपोर्ट किया, क्योंकि एक प्रॉक्सी वॉर तो यहाँ चल ही रहा था बिटवीन रशिया एंड यूएसए। हालांकि यहाँ पे मेन प्लेयर्स थे बशर अल असद और जो रेबल ग्रुप्स थे वो। लेकिन इनके पीछे कहीं ना कहीं जो रूस और यूएसए थे, वो भी कहीं ना कहीं आपस में उनमें भी लड़ाई थी इनडायरेक्टली। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में देखी थी। अगर मैं आपको इसमें थोड़ा सा रिवाइज करवाऊँ कुछ पॉइंट्स, तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि इतना जल्दी ये सीरियन आर्मी क्यों पीछे हट गई, उसके पीछे क्या रीजंस रहे। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक रीज़न ये रहा कि आपने बहुत सारी इस पर डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी होंगी कि जो सोल्जर्स थे, जो ऑफिसर्स थे सीरियन आर्मी के, बहुत ही कम सैलरी उनको मिल रही थी। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा। इसके अलावा रूस जैसे एक उनके पक्ष में था, बट उसने उस तरह से उनकी हेल्प नहीं की। सीरियन आर्मी में भी आपस में फूट पड़ गई। और उसके पीछे का जो तानाशाही शासन था बशर अल असद का, उसने भी एक मेजर रोल प्ले किया। तो ये सारे जो ऐसे इस तरीके की कॉन्सिक्वेंसेस हुई, इस तरीके की घटनाएं हुई, जिसने कि एक तरीके से सपोर्ट किया सीरियन आर्मी को। और सीरियन आर्मी उस तरीके से लड़ाई नहीं लड़ पाई, या सीरियन आर्मी ने उस तरीके का प्रयास ही नहीं किया कि हम डटकर मुकाबला करें इन रेबल ग्रुप्स का। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि रिजल्ट में अल जुलानी, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, वो सत्ता संभालते हैं। अभी भी वहाँ पे स्थितियाँ पूरी तरीके से सही नहीं हो पाई हैं। और आज का जो हमारा यह लेक्चर है, ये बेसिकली इसी चीज़ पर बेस्ड है कि अब तो बशर अल असद का शासनकाल वहाँ पे समाप्त हो चुका है, लेकिन अब फ्यूचर क्या होगा सीरिया का, किस तरीके से वहाँ की जो जियोपॉलिटिक्स है वो काम करेगी, किस तरीके से चीज़ें, इक्वेशन, समीकरण किस तरीके के होंगे, ये हम लोग को जानना है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को समझने से पहले एक बार फिर से मैं कहूँगा कि आप जो पार्ट 1 होगा उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम लोगों ने पूरा इतिहास भी देखा, सीरिया की हम लोगों ने बात की, थोड़ा सा हम लोगों ने
इराक को भी देखा था कि किस तरीके से ये जो पूरा रीजन था, ये डार्क एज के टाइम पे कुछ यहाँ पे नॉलेज के सेंटर्स थे। तो इसका एक इम्पोर्टेंट इतिहास भी रहा है, हिस्ट्री रही है सीरिया की, और आज क्या कंडीशन है वो हम लोग जान रहे हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से सभी एस्पेक्ट्स देखे थे। अब आज हम लोग का पहला जो टॉपिक होगा इसमें, जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, वो ये होगा कि अब जबकि बशर अल असद की सत्ता समाप्त हो चुकी है, तो अब वहाँ पे क्या स्थिति है? तो यहाँ पे आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, मैंने कुछ इमेजेस भी बीच-बीच में ऐड कर दी हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर रहे कि वहाँ पे जो अलावाइट कम्युनिटी है, अब उसको टारगेट किया जा रहा है। हम लोगों ने वहाँ पर भी पिछले वाले लेक्चर में भी इस चीज़ पे बात की थी कि जो यह अलावाइट कम्युनिटी है, अलावाइट कम्युनिटी बेसिकली जो बशर अल असद थे, वो अलावी समाज से आते थे। अलावी इंग्लिश में कहीं-कहीं अलावाइट्स लिखा रहता है और हिंदी में हम लोग अलावी भी कहते हैं। तो ये उनकी सोसाइटी थी, इस समाज से वो आते थे। और ये जो अलावी समुदाय है, ये बेसिकली एक प्रकार का शिया समुदाय ही है। जो शिया और सुन्नी 2 विभाजन हम लोग जानते हैं इस्लाम में। तो ये लोग जो शिया के जो रीति-रिवाज है, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये लोग उसको फ़ॉलो तो करते हैं, लेकिन इनके कुछ, जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा, कि इनके कुछ नियम-कानून, कुछ रीति-रिवाज, कुछ इनके प्रॉपर शिया वाले भी नहीं हैं, कुछ इनके अलग हैं। तो ये लोग हालाँकि खुद को शिया ही मानते हैं, लेकिन इनके जो रीति-रिवाज हैं, जो इनके नियम-कानून हैं, जो इनकी परंपराएँ हैं, प्रथाएँ हैं, वो शिया से भी थोड़ा-सा अलग है, और इसलिए ये खुद को उनसे भी थोड़ा-सा अलग पाते हैं। हालाँकि ओवरऑल एक जनरल वे में इनको शिया ही माना जाता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं, और वर्तमान समय में जो यह डिफरेंसेस हैं, यही उनके विरोध का कारण बन रहे हैं। क्योंकि बशर अल असद खुद उसी समाज से आते थे, और इस समाज की जो जनसंख्या है वह कम है सीरिया में। लेकिन फिर भी इसी समाज के एक व्यक्ति ने एक लंबे समय तक, पहले हाफिज अल असद ने 1970 से 1970 के दशक से अर्ली 2000 तक उन्होंने शासन किया। फिर अर्ली 2000 से लेके 2024 के लास्ट तक, इतने लंबे समय तक आप सोचिए कि ऑलमोस्ट 50 इयर्स से भी लंबा शासनकाल रहा इन लोगों का, इस का समाज का। तो यह भी एक विद्रोह की भावना कहीं न कहीं अंदर-अंदर पनप रही थी यहाँ पे। और अब हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं, स्क्रीन पे आपके डिटेल्स भी आ रही होंगी कि ये अलावी समुदाय है क्या? मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी, लेकिन प्रॉपर अगर आपको कहीं एज़ अ डेफिनिशन के रूप में लिखना है, तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। जैसे जो अलावाइट्स हैं या अलावीज़ हैं, ये अरब का एक एथनो रिलीजियस ग्रुप है, जो कि लेवांट रीजन में रहने वाला मेनली ये ग्रुप है। अब लेवांट रीजन क्या है? लेवांट रीजन बेसिकली, ये आपके सामने इमेज होगी, इसमें मेनली जो लेवांट क्षेत्र है, उसमें सीरिया, जॉर्डन, इज़राइल, पैलेस्टीन, लेबनान, साइप्रस, ये जो पूरा आप मैप में देख रहे हैं, यह क्षेत्र आता है। हालाँकि इसमें कहीं न कहीं कुछ लोग और भी देशों को शामिल कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जगह आपको यही मैप्स मिलेंगे। तो ये एक और मैप है द लेवांट एरिया का। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है, और इसका जब भी हम लोग इस रीजन की जियोपॉलिटिक्स पढ़ते हैं, इस रीजन के हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन अफेयर्स को समझते हैं, तो अक्सर ये लेवांट, LEVANT, ये टर्म हम लोग सुनते हैं, लेकिन उसका हम लोग को मीनिंग नहीं पता होता है। तो लेवांट का मीनिंग हम लोग समझ सकते हैं कि ये एक देशों का एक ग्रुप है। इसके लिए एक प्रॉपर टर्म यूज़ हम लोग करते हैं, वो है लेवांट। सीरिया, जॉर्डन, इज़राइल, लेबनान, पैलेस्टीन एंड साइप्रस। तो ये हो गया। इसमें कि हम लोग जान ही रहे हैं कि सीरिया में प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस हैं। इज़राइल फ़िलिस्तीन वाले रीजन में भी बात चल ही रहा है। लेबनान की भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि ये जो लेवांट रीजन है, ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस में है वर्तमान समय में। और ये इसकी डेफिनेशंस हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालाँकि मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये जो अलावी समाज के लोग हैं, ये मेनली जो लेवांट एरिया है, यहाँ इनका निवास स्थान है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं। उसके अलावा टर्की में भी हैं, अर्जेंटीना में हैं,
लेबनान की चर्चा हम लोगों ने कर ही ली, कुछ जर्मनी में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं और थोड़े से इज़राइल में भी हैं। ये डेटा है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझने के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ज़्यादा जो इनकी जनसंख्या है वो सीरिया में है, ठीक? तो ये दोस्तों हम लोगों ने समझ लिया कि लेवांट रीजन क्या है, और लेवांट रीजन में जो हमारा अलावी समुदाय है, जो अलावी समाज है, वो वहाँ पे वहाँ का निवासी है। ये चीज़ हम लोगों ने देख ली। अब ये जो अलावी समाज है, ये क्यों, अब आप इस समय न्यूज़ सुन रहे होंगे कि कहीं न कहीं जो वहाँ के लोकल्स हैं, वो इस समाज को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि इस समाज के लोग, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जो बशर अल-असद थे, वो भी इसी समाज से थे। तो बशर अल-असद ने क्या किया था कि इसी समाज के लोगों को बड़े-बड़े उच्च पदों पे बैठाया था। वो एक तानाशाह थे, डिक्टेटर थे। तो अब आप सोचिए कि एक ही सोसाइटी के लोग, जो सोसाइटी वास्तव में वहाँ पे ऐसा भी नहीं कि वो मेजॉरिटी में है, तब भी चूँकि बस रीज़न ये है कि उस समाज का एक पर्सन उस देश पे शासन कर रहा है, तो इसी सिर्फ़ एक रीज़न के कारण उसने अपने ही सोसाइटी के, अपने ही समुदाय के लोगों को उच्च-उच्च पदों पर बैठा के रखा हुआ है। ऐसा, ये एक जनरल एग्ज़ाम्पल है, ऐसा हम लोग को बहुत जगह देखने को मिलता है। स्पेशली ये जो रीजन है, जैसे आपका सीरिया हो गया, इराक हो गया, जहाँ कहीं भी डिक्टेटरशिप होती है, वहाँ पे हम लोग को इस तरह के जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, वो देखने को मिलते हैं कि अपने ही एक तरीके का भाई-भतीजावाद वाली स्थिति यहाँ पे होती है। तो यही सेम केस सीरिया में भी है। तो जो अलावाइट्स की जो समस्या है, उसको समझने के लिए ये पॉइंट हम लोग के लिए समझना आवश्यक हो जाता है कि किस तरीके से बशर अल-असद ने सीरिया की सीरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस टाइम पे, सीरियन आर्मी, सीरियन एडमिनिस्ट्रेशन या पूरा का पूरा जो वहाँ का तंत्र था, जो सिस्टम था, उसमें अलावाइट्स को या अलावी समाज को स्ट्रॉन्ग किया। तो उस समय तो चूँकि वो शासन में थे, तो ये चीज़ चल गई। लेकिन अब चूँकि वहाँ के लोग उस तरीके से उनका विरोध कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो सत्ता में थे। लेकिन अब चूँकि वो सत्ता से जा चुके हैं, तो वहाँ पे अब इसका जो परिणाम है, जो इसका खामियाजा है, वो उस समाज के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पहले भी हो सकता है विरोध होते रहे होंगे, क्योंकि इतनी न्यूज़ सामने नहीं आ पाती है। लेकिन अब आप सोचिए कि उन्हीं के समाज का पर्सन उच्च पद पे बैठा हुआ है, तो कोई चाह कर भी उतना ज़्यादा विरोध नहीं कर पाएगा। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब उनको सेव करने वाला, उनके लिए लड़ने वाला, उनको बचाने वाला भी कोई नहीं है। तो यहाँ पे आप रिसेंटली आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि जब से यह सत्ता रेबेल ग्रुप्स के हाथ में आई है, अल-जुलानी, हयात तहरीर अल-शाम, ये लोग वहाँ पे पावरफुल हुए हैं, सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, तब से जो वहाँ का ये अलावी समाज है, वो काफ़ी डरा हुआ है। और लास्ट तो मुझे, जहाँ तक मैंने अभी पढ़ा था रिसेंटली 2-3 दिन पहले न्यूज़ में, कि 10 टू 15 डेज़ में अप्रॉक्स 1000 या उससे भी अधिक किलिंग्स हो चुकी हैं। तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ हो सकते हैं? अब इसके देखिए कॉन्सिक्वेंसेज़ यही होंगे न कहीं, वो यही होंगे कि कहीं न कहीं अब फिर से इस रीजन में एक सिविल वॉर की स्थिति हो सकती है। कैसे हो सकती है? अगर हम उसको ध्यान से उस सिनेरियो को समझें, तो देखिए सिनेरियो यही है कि ऐसी स्थिति बनी रहेगी अगर जो रेबेल ग्रुप्स हैं, जो इस समय सीरिया पे कब्ज़ा किए हुए हैं, अगर वो शांति बना पाते हैं, अगर वो ठीक तरीके से देश को चलाने में कामयाब हो पाते हैं, आने वाले 4-5 महीने में हमें यह पता चल जाएगा। अगर तो ऐसा होता है तब तो ठीक है। अगर ऐसा बाय चांस नहीं हो पाता है, तो उस केस में हमें यही देखने को मिलेगा कि कहीं न कहीं इस समाज से भी कोई 1-2 लीडर उभर के आएँगे, अलावी समाज से भी, और फिर से एक सिविल वॉर की स्थिति शुरू हो जाएगी। हालाँकि इनकी जनसंख्या कम है, ये कम है संख्या में, लेकिन फिर भी लड़ाई तो ये लड़ ही सकते हैं। और अगर इनको कोई फॉरेन सपोर्ट मिल जाए, जैसे कि उस टाइम पे रशिया का सपोर्ट था, और दूसरा जो अपोज़िशन ग्रुप था उसको यूएसए का सपोर्ट था। तो एक तरीके का प्रॉक्सी वॉर तो चल ही रहा था, जो कि हम लोग जानते हैं कि अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन अफेयर्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स या जियोपॉलिटिक्स को समझना है, तो हमेशा किसी भी एंगल, किसी भी 2 देशों के बीच भी युद्ध हो रहा है, हमेशा एक प्रॉक्सी वॉर वाला एंगल आपको लेके चलना ही होगा, हर जगह पे।
चाहे आप अभी भी रिसेंटली मैंने पाकिस्तान बलूचिस्तान वाला लेक्चर अपलोड किया तो उसको भी आप देख सकते हैं। चाहे वो वाला एस्पेक्ट हो, पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशन का एस्पेक्ट हो, साउथ एशिया का कोई एस्पेक्ट हो, कोई भी आप, या रूस यूक्रेन का युद्ध, वर्तमान समय में जहाँ जहाँ पे युद्ध की स्थितियां हैं पूरे विश्व भर में, अगर आप सभी को एनालाइज करें तो आपको ये समझ में आएगा कि बैक साइड में, बिहाइंड द सीन्स में कहीं ना कहीं एक प्रॉक्सी वॉर वाली स्थिति बनी हुई है। तो सेम वैसा ही केस यहाँ पर भी बन सकता है, और फिर से इस रीजन में यूएसए की एंट्री हो सकती है। और अगर यूएसए की एंट्री होगी कहीं ना कहीं, रूस की एंट्री होगी, तो फिर से ये जो रीजन है ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में बना रहेगा। एक समय बात हो रही थी कि क्या यह अफगानिस्तान जैसी स्थिति में चला जाएगा या ऐसी कुछ सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी। तो उस समय पिछले लेक्चर में भी मैंने इस पे बात की थी कि अफगानिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लिटरेसी की। वहाँ की जो सोसाइटी है वो अलग टाइप की सोसाइटी है। सीरिया की सोसाइटी बिल्कुल ही अलग टाइप की सोसाइटी है। अगर हम एजुकेशन, लिटरेसी, इन सब एस्पेक्ट में देखें तो सीरिया और अफगानिस्तान में बहुत डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। और हालांकि यद्यपि युद्ध की मार वो झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी सीरियन सोसाइटी काफ़ी वेल एजुकेटेड सोसाइटी है, जो वहाँ के लोकल्स हैं। हम रेबल ग्रुप्स की या उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो लोकल लोग हैं जिनका इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है इस युद्ध से, इस लड़ाई से। तो उस समय तो मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि वैसी स्थिति तो नहीं हो पाएगी। लेकिन एक चीज में तो हम अफगानिस्तान को थोड़ा सा बेहतर मानेंगे कि जब से तालिबान ने वहां पे शासन अपने हाथ में लिया, बीते 4 से 5 साल में हम देख रहे हैं, तब से उन्होंने कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम किया है। क्योंकि उस टाइम पे सबको यह लगा रहा होगा, जब तालिबान सत्ता में वहां पे आया था, कि कहीं ना कहीं फिलहाल तो यूएसए वहां से जा रहा है, लेकिन यूएसए कहीं ना कहीं वहां पे फिर वापसी कर सकता है। या लोग ये भी एनालाइज कर रहे थे कि तालिबान हो सकता है कि कुछ महीनों तक ट्राई करें, बट वो देश को नहीं चला पाएंगे और हैंड ओवर कर देंगे, और फिर से कहीं ना कहीं किसी बड़ी शक्ति की एंट्री यहाँ हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और फिलहाल अ, स्थिति स्टेबल है। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी कंडीशंस है वहाँ पे, बट स्थिति ठीक है। लोग जाते भी हैं, आप वीडियोस भी देखते होंगे, व्लॉग्स भी देखते होंगे। इंडियंस भी विजिट करने जाते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम भी ट्रैवल करती है जगह जगह पे। तो कंडीशंस वहाँ पे अब कंपेरेटिवली ठीक हो रही हैं, और आने वाले मे बी 5 to 6 ईयर्स, 10 ईयर्स में और बेहतर कंडीशन में वो ज़रूर होगा। और इंडिया के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं। लेकिन सीरिया के एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर वो चीज़ फिलहाल तो नहीं नज़र आ रही है। क्योंकि सीरिया के एस्पेक्ट में जो एक सिविल वॉर ख़त्म हुआ था, कहीं ना कहीं उस सिविल वॉर के ख़त्म होने के बाद से पुनः एक दूसरा सिविल वॉर जो है, इस अलावी समाज और जो अन्य समाज है उसके बीच में एक हमें देखने को मिल रहा है। हालाँकि जैसा कि मैंने पहले भी इस चीज़ को बताया था कि चूँकि अलावी समाज की जो जनसँख्या है वो काफ़ी कम है, तो इस वजह से हो सकता है ये बहुत बड़े लेवल पे ना हो पाए। लेकिन ये कहीं न कहीं उस देश को अशांत तो बनाए ही रखेगा, और स्थितियाँ जब तक ये इस तरीके की सिचुएशंस रहेंगी तो स्थितियाँ नॉर्मल नहीं हो पाएँगी। तो एक तो दोस्तों ये एस्पेक्ट रहा सीरिया की, अगर हमको फ्यूचर देखना है और उसकी जियोपॉलिटिक्स को समझना है। एक अनदर एस्पेक्ट यह भी है कि आपने ये भी न्यूज़ में सुना होगा कि जैसे ही ये चीज़ें हुई, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, दिसंबर 2024 में जो रेबल ग्रुप्स थे उन्होंने कब्जा किया सीरिया पे। उसके अ, उनके कब्जा करने के ऑलमोस्ट 7 to 10 डेज के अंदर ही जो गोलन हाइट्स का इलाका है, जो कि बॉर्डर रीजन है सीरिया और इसराइल का, और वो डिस्प्यूटेड एरिया रहा है हमेशा से, और वहाँ पे यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस तैनात रहती हैं। और इसराइल उसको अपना एरिया क्लेम करता है, सीरिया अपना एरिया क्लेम करता है, लेकिन वो एरिया स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गोलन हाइट्स की लोकेशन देखें, मैं मैप भी इसका लगा दूंगा और इमेजेस ऐड कर दूंगा। अगर आप गोलन हाइट्स की जियोग्राफी को समझें, उसकी लोकेशन को देखें, तो आपको ये अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि स्ट्रेटेजिकली गोलन हाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर इसराइल। क्योंकि इसराइल वहाँ से उस पूरे रीजन की, उस पूरे क्षेत्र की निगरानी कर सकता है।
तो गोलन हाइट्स का बहुत इम्पोर्टेंस है और उसकी जो लोकेशन है वो अपने आप में अपना एक अलग ही महत्व रखती है, जहाँ पे वो सिचुएटेड है गोलन हाइट्स का एरिया। और इसीलिए इसराइल चाहता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे कब्जे में रहे। और जैसे ही ये चीज़ें हुई, ये घटनाएं घटित हुई, तुरंत इसराइल ने अटैक किया और कुछ हिस्सा इसराइल ने ले भी लिया उसका। ऐसी न्यूज़ आ रही थी। हालांकि वो अभी तो उस तरह का न्यूज़ नहीं आ रहा है उतना फिलहाल। लेकिन अब आप सोचिए कि अगर ये सीरिया अपने इन्हीं उलझनों में उलझा रहेगा, और सीरिया में भले ही बशर अल असद के टाइम में एक तानाशाह का शासन था, बट फिर भी एक सत्ता थी वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब चूंकि वो सत्ता जा चुकी है, अब एक रेबल ग्रुप वहाँ पे कब्जा किया हुआ है। तो अब कहीं न कहीं मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उस तरीके से सीरिया इज़राइल को काउंटर नहीं कर पाएगा उस पूरे रीजन में। और गोलन हाइट्स की जैसे कि मैंने बात की, वो बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। तो फ्यूचर में आप देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये घटनाएँ तुरंत 2-3 महीने में ही हो जाएँ, क्योंकि इज़राइल अभी दूसरी जगह पे बिज़ी है। फ़िलिस्तीन, गाज़ा ये सब मामला आप जान ही रहे होंगे, कभी हम लोग डिटेल में उस पे भी बात करेंगे। तो वहाँ पे इज़राइल की व्यस्तता है। लेकिन अगर जैसे ही वहाँ से इज़राइल फ्री होता है या जैसे ही वो चीज़ें शांत होती हैं, तो ज़रूर इज़राइल का ध्यान इस ओर भी जाएगा। और फ्यूचर में आप देख सकते हैं कि आने वाले वर्षों में या मेबी इसी ईयर के लास्ट में गोलन हाइट्स का पूरा एरिया भी इज़राइल अपने कब्जे में कर सकता है। और अगर ऐसा होता है, तो आप सोचिए कि पूरी की पूरी जो मिडिल ईस्ट है उसकी जियोपॉलिटिक्स पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि जो गोलन हाइट्स है उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो पूरा क्षेत्र है, वहाँ से इज़राइल उस पूरे रीजन पे अपनी नज़र रख सकता है। और अगर ये ऐसा होता है तो इज़राइल की एक बहुत बड़ी जीत होगी वहाँ पे। और सराउंडिंग्स, क्योंकि इज़राइल वहाँ पे एक यहूदी देश है और सराउंडिंग्स पूरी मुस्लिम कंट्रीज़ है वहाँ। अभी हम लोगों ने लेवांट रीजन देखा ही था। तो वहाँ पे अगर इज़राइल का कब्जा होता है तो एक बहुत बड़ी जीत होगी इज़राइल के लिए। और इज़राइल ने इस ओर कदम बढ़ा भी दिए हैं। तो फ्यूचर में बहुत चीज़ें सीरिया वाले रीजन में हो सकती है। हम लोगों ने बात की, सबसे पहले तो हम लोगों ने सीरिया में जो अलावाइट्स के विरोध में चीज़ें चल रही हैं, उस पे हम लोगों ने बात की। और वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक सिविल वॉर तो खत्म हुआ, लेकिन कहीं न कहीं छोटा-सा दूसरा सिविल वॉर होने के चांसेस फिर से हैं। और अगर बाई चांस ये सिविल वॉर उस इंटेंसिटी का नहीं भी होता है, तो भी यह देश को कहीं न कहीं अशांत तो कर ही देगा। ऐसा एक केस बनेगा, एक हम लोगों ने ये समझा। दूसरा एस्पेक्ट हम लोगों ने इज़राइल वाला भी देखा कि अगर सीरिया में अशांति रहेगी तो इसका फ़ायदा कहीं न कहीं इज़राइल भी उठा सकता है। और अगर इसका फ़ायदा इज़राइल उठाता है, तो हम जानते हैं कि वो सफल भी हो जाएँगे, क्योंकि इज़राइल की कैपेबिलिटीज़ हमें पता हैं, कितना कैपेबल है वो। और आसानी से वो इसका फ़ायदा ले सकता है और गोलन हाइट्स को अपने कब्जे में कर सकता है। तो आई थिंक अगर इन सब चीज़ों से बचना है सीरिया को, तो उनको जितना जल्दी हो सके एक स्टेबिलिटी लानी होगी। जैसा कि मैंने आपको अफ़गानिस्तान वाला एग्ज़ाम्पल दिया कि वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में थे, जब वहाँ से यूएसए गया था। लेकिन धीरे-धीरे करके उन्होंने चीज़ों को मेंटेन किया, खुद को स्टेबल बनाने का प्रयास किया और वो चीज़ें अब बेहतर करने की ओर बढ़ भी रहे हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि सीरिया की जो कंडीशन है, वो उस तरह की नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पे यह भी है, एक एस्पेक्ट और मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। हम लोगों ने इज़राइल वाला एस्पेक्ट देखा, हम लोगों ने अलावाइट्स वाला एस्पेक्ट देखा। जब हम लोग हयात तहरीर अल शाम की बात करते हैं, जब हम लोग रेबेल ग्रुप के कब्जे की बात करते हैं सीरिया में, तो एचटीएस का नाम, अल जुलानी का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन एक चीज़ हम लोग भूल जाते हैं कि उसमें और भी बहुत सारे ग्रुप्स थे। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक ग्रुप तो मान लीजिए चर्चा में आ गया, लेकिन जो अदर्स थे उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिली। अब कौन शासन में सबसे उच्च पद पे जाएगा, किसको कौन-सी चीज़ किसके हाथ में आएगी, इसको भी लेके लड़ाइयाँ होती हैं। तो इस तरीके की भी एक छोटी-सी वॉर वहाँ पे छिड़ सकती है। तो जब तक ये लोग आपस में उस चीज़ को रिज़ॉल्व नहीं कर पाएँगे, अब आप सोचिए अगर आप इसको अफ़गानिस्तान से रिलेट करें, तो अफ़गानिस्तान के केस में ये चीज़ अच्छी थी कि डिफरेंट फैक्शंस नहीं थे, डिफरेंट ग्रुप्स नहीं थे, ओनली तालिबान। और उसकी एक अपनी हायरार्की थी, उनका एक अपना हायरार्कियल स्ट्रक्चर है।
अगर हम देखें तो प्रॉपर हायरार्की है उनकी, और इसमें इस वजह से कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई वहाँ कि हाँ किसको कौन सा पद मिलेगा, किसको कौन सी पोस्ट मिलेगी। इस चीज़ को लेके कोई भी वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई। लेकिन वहीं सीरिया के केस में इसके भी आसार नज़र आते हैं और इस तरह की भी न्यूज़ आई थी। तो बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, इज़राइल का एस्पेक्ट, एलावाइट्स का एस्पेक्ट, और आपस में जो लड़ाई है उसका एक एस्पेक्ट। तो ये 3-4 ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, अगर हमको सीरिया को समझना है तो इन एस्पेक्ट्स को हमको लेकर के चलना होगा। और इसके साथ ही हम लोगों ने अभी यह भी चर्चा की थी कि जो एक प्रॉक्सी वॉर का जो एंगल होता है, पूरे जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए, जियोपॉलिटिक्स को ईज़ी ढंग से समझने के लिए, एक हमको अपने माइंड में, अगर हम किसी भी युद्ध को समझ रहे हैं, किसी भी युद्ध की स्टडी कर रहे हैं, तो प्रॉक्सी वॉर का जो एक एंगल है, वो हमको अपने माइंड में लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि हर वॉर के अंदर, हर वॉर के पीछे एक प्रॉक्सी वॉर वाली जो सिचुएशन है वो बनी ही रहती है, और उसी से पूरा विश्व जो है वो गवर्न हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, डीप स्टेट, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कहीं न कहीं जो युद्धों का एक, कह सकते हैं, हथियारों की जो इंडस्ट्री है, जो उसकी एक, कह सकते हैं, उद्योग जो उसका चला आ रहा है, वो भी इन चीज़ों को प्रेरित करता है, और बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन्स चलती रहती हैं। लेकिन खामियाजा फ़ायदा तो बड़े देशों को होता है, वो अपना कहीं न कहीं उस रीजन में अपना प्रभाव भी दिखाते हैं, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है आम जनता को। अब जैसे छोटी-सी चीज़ मैं और यहाँ पे ऐड करूँगा, सीरिया में वार्म पोर्ट्स हैं, लटाकिया, टार्टस इत्यादि क्षेत्र हैं। तो चूँकि, और इसकी लोकेशन भी स्ट्रेटेजिक रूप से, अगर आप सीरिया की लोकेशन देखें मिडल ईस्ट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। वो कहीं न कहीं एक गेटवे है टू द यूरोप, अगर हम उसकी ध्यान से लोकेशन को समझें। और तो रूस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और यूएसए के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अगर यूएसए, आप सोचिए कि यूएसए का, अगर यूएसए की एंट्री इस रीजन में है, तो कहीं न कहीं रूस और अन्य क्षेत्रों पर भी वहाँ से नज़र रख सकता है, स्पेशली रूस पर। और अगर रूस की यहाँ पे एंट्री है इस पूरे रीजन में, तो यूरोप वाला जो रीजन है, वो उसकी नज़र में है, उसकी रेंज में है। तो इसीलिए हर, अगर हमको कोई भी युद्ध समझना है, तो जो प्रॉक्सी वॉर का एंगल है उसको हमको ध्यान से समझना होगा, और वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है उसको हमको समझना होगा, क्योंकि ज्योग्राफी भी अपना मेजर रोल प्ले करती है। अभी हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में बलूचिस्तान को देखा। अब आप सोचिए कि बलूचिस्तान क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट है, मिनरल रिच एरिया है वो, टफ टेरेन है, मिनरल रिच है, और उसकी ज्योग्राफी बहुत ही यूनिक है। आप सोचिए कि पूरा का पूरा जो सीपेक है, सीपेक का इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ पे है बलूचिस्तान में। तो यहाँ पे आप, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया कि ज्योग्राफी जो है, किसी भी वॉर को, किसी भी इस तरीके की जियोपॉलिटिकल जो इंसिडेंट है इसको समझने के लिए, जो जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो भी अपना मेजर रोल प्ले करता है, उसको भी हमें माइंड में रखना पड़ेगा। तो फिलहाल दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग और किसी इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट पे, जियोपॉलिटिकल टॉपिक पे बात करेंगे। फिलहाल इतना ही। जय हिंद।